नमस्कार, एजेंडा विद मीनाक्षी में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टी राघवन, जो कि दक्षिण की राजनीति की नब्ज नब्ज पर आपकी पकड़ है। आज का विषय है राघवन की दक्षिण की विजय, या यूं कहूं कि तमिलनाडु की विजय किसके हाथ। हम जानते हैं कि तमिलनाडु में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ डीएमके है, एक तरफ एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन है, और तीसरा प्लेयर जो है वो टीवीके है, यानी कि विजय। अब ये जब मैं विजय किसके हाथ कहती हूँ तो इसका परिप्रेक्ष्य ये है, जो मैं दर्शकों को बता दूं, कि विजय एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहे हैं इस चुनाव में। तो सबसे पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए। विजय की लोकप्रियता इतनी कैसे हो गई कि एग्जिट पोल में बता रहे हैं कि ही कैन बी अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। देखिए, वहाँ पर स्टारडम या फैंडम की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। तमिलनाडु की पब्लिक जो है बहुत इमोशनल है, वो इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होती है। और जब फिल्मी पर्दों पर ऐसे अभिनेता जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं तो उनके साथ एक अलग अटैचमेंट होता है। विजय को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ 3-4 महीनों में, जब बहुत बड़ी सुर्खियां बनी, जब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो विधानसभा का इलेक्शंस लड़ेंगे। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा मीनाक्षी कि करीब 20,000 फैंस क्लब जो हैं वो विजय के पिछले 20 सालों से तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। वो फ़ैन क्लब्स ऐसे हैं कि वो हर कोई जो नेचुरल कैलामिटी हो या फिर उस एरिया में जो परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हो उसको वो जाके एड्रेस करते हैं। विजय उसमें फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो एक बड़ा इकोसिस्टम जो है विजय के आसपास सोशल सर्विस के हिसाब से अभी तक चल रहा था। वही फ़ैन क्लब्स जो 20,000 ऑड फ़ैन क्लब्स हैं वो अब जो इलेक्शन मशीनरी में तब्दील हुए हैं। जब वो उन्होंने ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे, जब उन्होंने ये करूर ट्रेजेडी आपको पता है हुई थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट उनको लगा था। उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक एक पॉज था, वो उस तैयारी नहीं कर पाए थे, परमिशंस नहीं मिल रही थी। उसके बावजूद भी आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि सिर्फ इस चुनाव में उन्होंने सिर्फ 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लिटरली खुद जाके। आप जानती हैं जब चुनाव होते हैं तो जब तक नेता वहाँ पहुँचता नहीं तब तक पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तभी हैरानी ज़्यादा हो रही है कि एग्जिट पोल उन्हें इतने नंबर्स कैसे दे सकता है। तो ये एक माहौल जिसकी बात थी, जैसा मैं कह रहा था कि हमको भी ऐसा लग रहा था बाहर से दिखने पर कि एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जो स्टूडियोज़ में रहते थे या फिर पब्लिक की रीच से दूर रहते थे, अचानक वो पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, तो एक क्रेज़ उनको लोग जो है देखने का है। लेकिन जब हमने पोलिंग कवर किया उस वक्त हमको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पब्लिक आएगी, देखेगी और वोट नहीं करेगी। लेकिन पोलिंग के दिन भी हमने वही एक्साइटमेंट फैंस के बीच में जो विजय के लिए वोट कर रहे हैं उनके बीच में देखा। उसके बाद ये कहा था कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं है, वो बूथ कैसे मैनेज करेंगे, बूथ तक लोगों को अपने वोटर्स को लेकर कैसे आएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, वॉलेंटरीली लोग वहाँ पर जो है विजय के लिए काम करने के लिए आ गए थे। वहाँ पर जितनी देर हमने डीएमके और एआईडीएमके के बूथ एजेंट्स को पोलिंग बूथ पर देखा, उतनी देर तक विजय के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। नहीं तो मुझे ये बताएं कि चाहे वो डीएमके हो, एआईडीएमके हो या फिर बीजेपी हो, इन सबकी एक मशीनरी है। उनका काम करने का तरीका, पॉलिटिक्स करने का तरीका, और जमी जमाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये। टीवी की एक नई पार्टी है, उनका ये संगठन कैसे खड़ा हुआ? कई बार तो ये लगता है, ऐसे तो नहीं कि इस संगठन के पीछे किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई हाथ है या कोई हेल्प है? देखिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये एक्चुअली थोड़ा सा फार फेच्ड क्वेश्चन इस लिहाज से है क्योंकि वहाँ पर पब्लिक में एक सेंटिमेंट जो मैंने देखा ग्राउंड पर, मैं आपको बताता हूँ, चेंज। आप इसको नोट करिए, कोट अनकोट चेंज जो है ना, ये एक बात जो है, मातरम इसको तमिल में बोलते हैं, वो हर जगह वो मातरम वर्ड जो है मुझे सुनाई दिया जहाँ चाबर में मैं तमिलनाडु में मतलब डीएमके एआईडीएमके दोनों से अब ऊब हो गई है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि 50-70 साल की पॉलिटिक्स हमने देख ली है, द्रविड़ दलों को, दोनों दलों को देख लिया है, एक हमको चेंज चाहिए। ये शायद पब्लिक के मन में पहले से ही था। और जब विजय जैसा फैक्टर उसमें अंदर उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया कि मैं वो चेंज बन सकता हूँ। और विजय की स्पीच को भी अगर आप देखेंगे इलेक्शन स्पीच में, तो हमेशा वो ये बात बोलते हैं कि आप बदलाव के लिए मुझे वोट कीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। तो शायद हो सकता है कि पब्लिक ने उसको हाथों हाथ लिया। लेकिन यहाँ पर इस डिस्क्लेमर के साथ मैं ये कहूँगा कि ये फिनोमिना जो है वो ब्रॉडर तौर पर अर्बन एरियाज़ में देखने को मिला। हालांकि तमिलनाडु की जो सियासी किस्मत जो है वो 154 जो रूरल सीटें हैं वो डिसाइड करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, रूरल एरिया में किस तरह से विजय को वोट हुए हैं, उस पर ये सारा परिणाम डिपेंड करेगा। हमने टीवीके की बात की, अब हम एआईएडीएमके और एनडीए की बात कर लेते हैं। ये भी गठबंधन पहली बार हो रहा है। इस गठबंधन के हो जाने से एक जो डर दिखाई दे रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एआईएडीएमके के पास से जो उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक है और दलित वोट बैंक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इसमें कोई नुकसान हो जाए? नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी है। और
2021 में जब पहली बार बीजेपी एआईडीएमके का गठबंधन हुआ था, तब भी हमने देखा था कि वो पूरा जो चंक ऑफ माइनॉरिटी वोट्स है वो पूरा का पूरा डीएमके को शिफ्ट हो गया था। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच में वो रहता है। जयललिता जब तक जिंदा थी 2016 तक माइनॉरिटी वोट बैंक, चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो क्रिश्चियंस हों, दोनों ही एकजुट होकर एआईडीएमके के साथ जाते थे। लेकिन उसके बाद जब बिखराव हुआ एआईडीएमके में, तो उसमें हमने देखा 2021 में जब एआईडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो वो और ज़्यादा खिसक गया। 2024 में इस वजह से ही एआईडीएमके ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जो लोकसभा के चुनाव थे, जबकि वहाँ नेचुरली गठबंधन होना था क्योंकि वो दिल्ली के चुनाव थे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन 2026 में फिर एक बार जब 2024 के समीकरणों को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि दोनों अलग लड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है, शायद इसलिए 26 में गठबंधन किया। दोनों को ही नुकसान हुआ है, बीजेपी को भी नुकसान हुआ है और एआईडीएमके को भी नुकसान। नतीजों के लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कुछ ही घंटों का इंतज़ार है जब नतीजे भी सामने आएंगे। बात डीएमके भी कर लेते हैं। स्टालिन कहाँ गच्चा खा गए? देखिए, स्टालिन ने 2-3 चीज़ें जो बहुत अच्छी की है, मैं आपको बता दूं। एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर लोग जो है सरकार के खिलाफ एक मूड, एक सेंटिमेंट है। लेकिन स्टालिन की छवि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया, खास तौर पर महिलाओं को जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की, क्योंकि हमेशा डीएमके के लिए एक बड़ी कमजोरी ये थी कि महिला वोट बैंक कभी भी डीएमके के साथ नहीं था जब तक जयललिता जिंदा थी। उसके बाद उन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसी स्कीम्स जो महिलाओं को फोकस करते हुए लॉन्च की, जिससे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं शिफ्ट जो है वो महिलाओं का डीएमके की तरफ होता हुआ दिखा। 1 करोड़ 32 लाख लाभार्थी हैं जो हर महीने 1000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा उन्होंने वोट कल्टिवेट किया होगा। लेकिन विजय फैक्टर ने उसको एक बहुत बड़े लेवल पर डैमेज किया है। अर्बन में विजय जो है डैमेज करे, और तो महिला फैक्टर जो है वो विजय के साथ जारी होगी, वो फैन फॉलोइंग होगी। यंग वोटर्स और यूथ बिटवीन 18 to 39, जो वो यूथ है वो एक बड़ा 40% जो वो चेंज चाहता है, वोट है वो जो चेंज चाहता है। तो इसीलिए स्टालिन के लिए मुश्किल ये हो रही है कि जहाँ विजय स्ट्राइक कर रहे हैं वो सारा डीएमके का फोटे है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, चाहे वो साउथ तमिलनाडु हो, चाहे वो डेल्टा तमिलनाडु हो, जहाँ जहाँ डीएमके एस्टेब्लिश्ड है वहाँ पर विजय सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करते हुए नजर है। तो देखिए, ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और एक छोटी सी बात केरल की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि केरल जहाँ पे एग्जिट पोल्स भी हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही एक आकलन कर रहे हैं, और जो डायरेक्शन है वहाँ पर वो बदलाव का ही डायरेक्शन है। और इस बार यूडीएफ के हाथ में, यानी कि कांग्रेस अलायंस के हाथ में वो सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे पिनरई विजयन की लगातार बढ़ती हुई उम्र है, या फिर अब बहुत हो गया, अब बदलाव चाहिए वहाँ के लोगों को भी? देखिए, मैंने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो केरला में कभी भी एक पार्टी को दोबारा चांस नहीं मिला है। सिर्फ इस बार, पिछली बार की पिनरई विजयन गवर्नमेंट को देख लें, 10 साल उनको चांस मिला। इस बार ऐसा लगता है ग्राउंड पर कि अगर उनका चेहरा कोई और होता एलडीएफ का, तो एक और चांस एलडीएफ को मिल सकता था। बहुत हद तक हमने ये देखा कि फिटीक जो है पिनरई विजयन के चेहरे को लेकर वो जब ज़्यादा हावी रहा। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी एमएलएस पर नहीं है वहाँ पर। आपको ये बहुत दिलचस्प बात है केरला में कि वहाँ पर एमएलएस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। एमएलएस के कामकाज पर पब्लिक वहाँ पर वोट करती है, और एलडीएफ में वो परेशानी नहीं दिखी। लेकिन एक चेहरा जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर 10 साल से था, पब्लिक शायद उसको बदलना चाहती है, इसलिए इस बार यूडीएफ को चांस मिला। अब देखिए, केरलम एक इकलौता राज्य ऐसा था जो लेफ्ट के पास था। यहाँ पर अगर लेफ्ट का किला ढहता है तो ये समझ लीजिए पूरे देश में अब ऐसा कोई राज्य नहीं बचेगा जहाँ पर लेफ्ट की सरकार हो, या आने वाले सालों में लेफ्ट की सरकार आने की संभावना दिखाई दे। ये केरल की जो है लेफ्ट के लिए महत्ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया राघवन जी हमारे साथ बैठने के लिए, चर्चा के लिए। फिर कल पूरे दिन तो स्टूडियो में आप डिस्कशन सुनेंगे ही। सबसे तेज नतीजे आप देखने जा रहे हैं इंडिया टीवी पर। तो 4 मई का इंतजार इस वक्त हर व्यक्ति कर रहा है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद एजेंडा विद मीनाक्षी देखने के लिए।